हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? निश्चित रूप से अपनी तैयारियों को जारी रख पा रहे हो। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड की। लेकिन मैं साथियों एक बात बता दूं आपको, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं, आपकी अकाउंटेंट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके लेखा सहायक है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो यूजीसी कॉमर्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अपनी इस क्लास को ये ना समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के लिए है। ये कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपकी ईएमआरएस की हो, चाहे नवोदय विद्यालय की हो, चाहे केवीएस की हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपकी लेखा सहायक हो, चाहे आपकी स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, उन तमाम के लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम आपको क्लास उपलब्ध करवाते हैं उसका नोटिफिकेशन और अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो पिछले सेशन में अपन ने स्टार्ट की थी कंपनी के फाइनल अकाउंट, है ना। फाइनल अकाउंट की मैंने एक श्रृंखला भी आपको बताई थी कि सबसे पहले आपकी जनरल एंट्रियां होती है, उसके बाद आपकी एक लेजर होती है, और उसके बाद आपकी ट्रायल बैलेंस होती है, और उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो शामिल किया जाता है ना। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण खाता आता है और वो आता है आपका निर्माणी खाता, है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये खाता कहाँ से आ गया? क्योंकि अपन तो सिर्फ यही बात करते हैं कि भाई आपके फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट यही आते हैं, लेकिन ये बीच में निर्माणी खाता कहाँ से आ गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ से आ गया? इसलिए मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई भी कंपनी जब सीधा माल खरीदती है, तैयार माल खरीदती है और उसको एक निश्चित लाभ पर आगे बेच देती है, तब वो संस्थाएं निर्माणी खाता तैयार न करके सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करती हैं, है ना। वो निर्माणी खाता वो तैयार नहीं करेगी, वो क्या करेंगी, फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगी। लेकिन साथियों, जो संस्थाएं किसी वस्तु का छोटे छोटे जो कलपुर्जे हैं उनके सहायता से किसी वस्तु का निर्माण करती है, तो वो निर्माणी खाता भी तैयार करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी अकाउंट तैयार करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे जो कलपुर्जे हैं वो उन्होंने खरीदे हैं और उनको जोड़कर एक वस्तु का आकार उन्होंने दिया है और उस वस्तु को वो बेच रही है, इस वस्तु का वो निर्माण कर रही है। ऐसी कंडीशन में उनके द्वारा निर्माणी खाता है वो भी तैयार किया जाता है ना। अब इस निर्माणी खाते में होता क्या है उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आज का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो रही है। ठीक है साथियों, कॉमर्स वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि 2025 में कॉमर्स के लिए बड़ी वैकेंसी आ रही है साथियों, है ना। आपकी कोऑपरेटिव जो बैंक है ना, उसमें आपके अकाउंटेंट की आ रही है, आपकी लेखा सहायक की आ रही है, आपकी फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, आपकी जो स्कूल कॉलेज लेक्चरर की आ रही है, और देखो अब तो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ गया और जल्द ही जूनियर अकाउंटेंट की भी आ रही है ना। बिजली विभाग में अकाउंटेंट की आ रही है। तो साथियों बढ़िया मौका है, तो तैयारियों में जुटो। और यही सिलेबस है, ये अलग से कुछ सिलेबस नहीं होता है ना। कॉमर्स में तो फिक्स सिलेबस है ना, कि भाई ट्रायल बैलेंस आएगी तो आएगी, रेक्टिफिकेशन एरर आएगा तो आएगा, फाइनल अकाउंट आएंगे तो आएंगे, इसके अलावा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है साथियों। रट के रखो सारी चीज, ताकि एग्जाम हो तो उससे पहले आप एकदम तैयार हो कि आने दो भाई, इस बार पक्का सिलेक्शन लेंगे, है ना। तो ये अपने को रखना। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे निर्माणी खाते से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। हर बार परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो देखो निर्माणी खाता, है ना, निर्माणी खाता जिसे अपन कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये वे संस्थाएं जो वस्तु का स्वयं, है ना, स्वयं क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। वे लेखा अवधि के अंत में कारखाना लागत और उत्पादन लागत ज्ञात करना चाहती है। भाई कारखाना लागत भी कॉस्ट क्या रही, है ना, और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही वो ज्ञात करना चाहती है। तो इस हेतु, है ना, निर्माण जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, निर्माणी खाते उसकी रचना की जाती है। इसमें कारखाने में लगने वाली समस्त लागतें निर्माणी खाते में लिखकर कारखाना लागत और उत्पादन लागत व्यापार खाते में स्थानांतरित की जाती है। अब देखो ये ध्यान रखना, जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है ना, फैक्ट्री कॉस्ट है
वो कहां ट्रांसफर होगी, कहां ट्रांसफर होगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको फैक्ट्री अकाउंट कह दो या प्रोडक्शन कॉस्ट कह दो, ये दोनों एक ही है। और दोनों कहां ट्रांसफर होगी, दोनों ही आपके किस में ट्रांसफर होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो एक चीज नई आ गई ना, एक चीज अपने पास नई आ गई है, क्योंकि अपन ने अभी तक क्या लिखा था कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट है उसको नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर किया जाता है, और जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाता है आपका इसमें P&L अकाउंट, सॉरी नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब अपने पास आ गया, अपने से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और या कैश फ्लो, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, और ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो P&L में ट्रांसफर होगा, यानी नेट प्रॉफिट होगा वो P&L में ट्रांसफर होगा, और जो P&L का बैलेंस है वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, है ना। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग का बैलेंस है, और नेट प्रॉफिट है वो P&L का बैलेंस है, और आपकी बैलेंस शीट में असेट्स बराबर लायबिलिटीज, है ना, असेट्स बराबर, है ना, आपकी L+C, ये इसका फॉर्मूला, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये अपने को फॉर्मूला रखना है। तो इसमें निर्माणी खाते से संबंधित समझ गए आप कि भाई कोई भी वस्तु, जो कोई भी कंपनी जब किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो वो उस उत्पादन की जो कारखाना लागत है या प्रोडक्शन लागत है वो ज्ञात करना चाहती है, और इसलिए वो क्या करती है, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो तैयार करती है, और इसका जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसको कहां ट्रांसफर कर देती है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है साथियों, यहां तक आपकी बात क्लियर होगी, तो बढ़ेंगे अपन आगे। आगे बात क्या कह रही है कि व्यापार खाते में केवल निर्मित माल का स्टॉक लिखकर सकल लाभ या सकल हानि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है। फिर क्या होगा, तो आपका व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में केवल निर्मित माल, है ना, जो रॉ मटेरियल वो नहीं होगा, क्योंकि माल भी अलग अलग होता है। एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल, एक होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, और एक होता है आपका फिनिश गुड्स। ये तीन है वो माल की कैटेगरी होते हैं, है ना। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस ये तो किस में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में, किसमें होगा, मैन्युफैक्चरिंग। जबकि फिनिश गुड्स है वो किस में होगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, किसमें होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग में, और फिनिश गुड्स होगा आपका ट्रेडिंग। तो यही कह रहा है, फिनिश गुड्स का मतलब जो निर्मित माल है उसका स्टॉक है वो आपके किस में, व्यापारी खाते में लिखकर वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है वो ज्ञात किया जाता है ना। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ज्ञात होगा, उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, P&L खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, निर्माणी खाते के डेबिट पक्ष में कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसके डेबिट साइड में कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक, ये ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो कौन से खाते के किस पक्ष में दिखाया जाएगा, तो निर्माणी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। अर्ध निर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक है वो भी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसके डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा, है ना। कच्चा माल का जो क्रय है वो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। कोई रेल भाड़ा है तो वो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। आवक भाड़ा है वो भी आपके ट्रेडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसके डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। मजदूरी डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी। आयात शुल्क है वो डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। कारखाना व्यय है वो डेबिट में लिखे जाएंगे, है ना। तो इसमें
और लिखकर क्रेडिट पक्ष में कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, क्रेडिट पक्ष में कौन सा लिखा जाएगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो लिखा जाएगा किसका, रॉ मटेरियल का, है ना, ये है ना कच्चा माल और वर्क इन प्रोग्रेस, इसका लिखा जाएगा। अर्ध निर्मित माल का अंतिम स्टॉक लिखकर उत्पादन लागत की अंतर प्राप्त होती है, ये अपने को लिखना, ये अपने को ध्यान में रखना। WIP और रॉ मटेरियल का ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, रॉ मटेरियल का और WIP का क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जितने भी जो खर्चे हैं, है ना, जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे डेबिट साइड में, है ना, ये इतना ही आएगा। और फिर अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो वहां पर आएगा अपने पास या तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, वो अपन को कहां ट्रांसफर करनी है, वो ट्रांसफर करेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है साथियों, है ना, ये बात होगी। तो ये बात होने के बाद अब आप समझ होंगे कि इनमें कौन कौन सा मटेरियल होता है। ध्यान रखना, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और फिनिश गुड्स है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल होगा, है ना। यहां तक क्लियर है। अब बढ़े आगे, है ना। आवश्यकता क्या हुई, है ना, क्यों अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको पता है कि जो संस्थाएं निर्माण और विपणन कार्य में लगी होती है उन्हें उत्पादन की लागत ज्ञात करने हेतु निर्माणी खाता बनाना पड़ता है ना। जो संस्थाएं निर्माण में लगी होती है या मार्केटिंग में लगी होती है उनके लिए क्या कहते हैं, उत्पादन की लागत ज्ञात करना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करना जरूरी है ना। क्योंकि जो कंपनी है किसी वस्तु को तैयार किया और तैयार किए हुए माल को खरीद कर अपन बेचते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये मोबाइल है ना, मोबाइल आपका स्टोर पे है, मोबाइल आपका स्टोर पे दुकान पे है। अब मैं दुकान पे गया, मैं मोबाइल विक्रेता हूँ, मोबाइल बेचता हूँ, तो मैंने दिल्ली से या कहीं से भी ये मोबाइल खरीदा, 8,000 में खरीदा, है ना। और 8,000 में खरीद के मेरे को पता कि भाई मैंने 8,000 में खरीदा तो मैं इसको 9,000 10,000 में बेच दूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने 10 पे बेच दिया तो मेरा 2,000 प्रॉफिट हो गया पर पीस, है ना। तो अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल लगा, उसकी क्या कॉस्ट है ना, इसमें क्या क्या कलपुर्जे लगे, उनकी क्या क्या कॉस्ट है, उनसे मुझे मतलब नहीं है। क्योंकि मैं व्यापारिक खाते तैयार करता हूं, कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता हूं, P&L अकाउंट तैयार करता हूं, बैलेंस शीट तैयार करता हूं। लेकिन एक निर्माणी संस्था जो उन वस्तुओं का निर्माण करती है तो वो ये देखती है कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को तैयार किया, क्योंकि जब एक्चुअल कॉस्ट का उन्हें पता चलेगा तभी तो वो उसकी MRP निर्धारित कर पाएगी, है ना। तो उन्हें लगेगा कि भाई इसमें इसको तैयार करने में वो छोटे छोटे इनके जो कलपुर्जे उन सब का टोटल करेगी, उसकी जो इनडायरेक्ट लेबर है वो उनका टोटल करेगी। टोटल करने के बाद उनकी एक पीस की कॉस्ट है मान लो 7,000 रुपए आती है ना। तो वो क्या करेगी, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगी तो इसकी MRP निर्धारित करेगी। जैसे टोटल कॉस्ट है उनकी 7,000 होती है ना, तो उसमें वो अपने 500 या 1,000 रुपए पर पीस है वो अपना क्या करेगी, प्रॉफिट ऐड करेगी, है। और वो प्रॉफिट ऐड करके उसकी जो थोक व्यापारी है या जो व्यापारी है उनको वो बेचेगी। फिर आगे वो व्यापारी उसको कितने में बेचते हैं वो उन पे डिपेंड होता है। तो लागत ज्ञात करने के लिए है वो निर्माणी खाता वो तैयार किया जाता है। और तत्पश्चात विपणन कार्य हेतु व्यापार खाता बनाना होता है, जो आपकी मार्केटिंग होती है। क्योंकि जहां पर आपने प्रोडक्ट किया वहां से वो माल नहीं बिकेगा, उसको आपको उस माल को मार्केट में भेजना पड़ेगा। तो मार्केट के लिए जो ऐसे विक्रेता है तो उस माल को खरीदेंगे, चाहे वो थोक में खरीदे और चाहे वो खुदरा में खरीदे, उनसे वो माल खरीदेंगे और फिर मार्केट में जाके वो उस माल को बेचेंगे, है ना। तब जाके इसकी क्या होगी, सप्लाई होगी, उसकी खपत होगी। क्योंकि जब माल है वो गोडाउन से बाहर जाएगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे, और जब बाहर जाएगा तो बिकेगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो लोगों को पता चलेगी, लोग उसको खरीदेंगे। तो इसलिए उसके लिए वो कौन सा खाता बनाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तैयार करेगा। तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है मैन्युफैक्चरिंग की, और मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता तभी होगी जब कोई कंपनी किसी वस्तु का निर्माण भी, ठीक है। अब देखो उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि निर्माणी कार्य में लगी होने के कारण, है ना, संस्था को इस बात की जानकारी होना भी आवश्यक होता है कि उत्पादित वस्तु की लागत कितनी है ना। कि भाई जैसे मैंने सीधा फोन खरीद लिया, है ना, सीधा फोन खरीद लिया, मैंने से पूछा कितने की है, मैंने कहा भाई 8,000 का है। अब मेरे को ये पता नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या क्या क्या, सिर्फ 8,000 का मुझे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट खरीदा। लेकिन जो निर्माण करती है उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो छोटे छोटे पुर्जे हैं वो
अपन ने खरीदी है तो उससे अपने को फायदा हुआ या नहीं। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति को यही फोन है वो 8,000 में डायरेक्ट मिल रहा है, और एक व्यक्ति है वो इसका निर्माण कर रहा है और निर्माण करने पर 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर वो सोचेगा निर्माण करने का मतलब ही क्या हुआ, इससे अच्छा होता तो मैं इसको खरीद लूं, क्योंकि निर्माण कर रहा हूं तो कॉस्ट आ रही है 10,000 और डायरेक्ट खरीदता हूं तो 8,000 में आ रहा है। तो उस निर्माणित कॉस्ट को वो कम करने के लिए उस वस्तु की लागत को जानना जरूरी होता है। ठीक है, उस उत्पादित वस्तु की लागत। देखो यदि लागत अधिक होती है तो निर्मित माल बाजार से कर विक्रय करना अधिक लाभप्रद होता है। कि भाई लागत अधिक है, 10,000 लागत है, तो फिर वो निर्मित माल है उसको बाजार से क्रय करके फिर बेच देंगे, वो ज्यादा लाभप्रद होगा। और यदि क्रय से लागत कम है तो निर्माण कार्य है वो निर्णय है लाभप्रद होता है, जिससे अधिक लाभ प्राप्त होता है। और अगर उसकी कॉस्ट कम है, यानी ये फोन मेरे को 8,000 में बाजार से मिल रहा है और मैं उसको 6,000 में तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे को 2,000 का और फायदा हो रहा है। तो वहां पर निर्माणी कंपनी द्वारा उस वस्तु का निर्माण करना है वो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए एक जो निर्माणी कंपनी होती है जो किसी भी वस्तु का निर्माण करती है, पंखों का निर्माण करती है, टीवी का निर्माण करती है, चेयर का निर्माण करती है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनका वो एक निर्माणी स्तर पर निर्माण करती है, तो उनको इसका फायदा मिलता है। तो इसलिए जो संस्थाएं किसी वस्तु का निर्माण करती हैं उनके लिए निर्माणी खाता अनिवार्य होता, आवश्यक होता है, और उसके आधार पर ही वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो निर्धारित करती है। ठीक है, बढ़े आगे देखो ये मैंने आपको बताया है निर्माणी खाते का प्रारूप। अब देखो ये प्रारूप परीक्षा में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, लेकिन इनमें से वैसे आएगा कि भाई निम्न मद को कौन से खाते के किस पक्ष में दिखाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया, और इनको आराम से आप याद कर लेना और समझ लेना। वैसे तो आपने, क्योंकि यूजी आपने किए, पीजी आपने किए, सारी चीज आपके क्लियर है, सारे आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी जानकारी के रूप में आपको कर लेना, ताकि परीक्षा में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कई बार है डायरेक्ट पूछा जाता है, कुछ खर्च दे देता है और कुछ स्टॉक दे देता है, फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, तो वो अपने को ज्ञात करनी होती है, और कौन से में ऐड होता है कौन से में लेस होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसके टू साइड में ये तो हो गया आपका इसका डेबिट पक्ष है ना, और ये हो गया आपका इसका क्रेडिट पक्ष। अब इसके टू साइड में क्या क्या आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है ना, आपका जो WIP है उसका ओपनिंग स्टॉक है वो टू साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो कच्चा माल है ना, कच्चा माल है उसका ओपनिंग स्टॉक है वो टू साइड में आएगा। इसके अलावा अपन ने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई माल खरीदा है ना, तो वो उसमें आपने कौन सा कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा है ना। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपन यहाँ पर इसको लेस कर सकते हैं है ना, अपन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर लेस कर सकते हैं। और फिर ये आपके पास आ जाएगी मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अलावा अपना खर्चा है, टू वेजेज है वो टू साइड के आएगा, यानी डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो डेबिट साइड में आएगा। कैरीज इनवर्ड है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका कैरीज इनवर्ड किस में आता है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कैरीज इनवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है ना, जो आपका WIP का क्लोजिंग स्टॉक है वो बाई साइड में आ जाएगा। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, आपने कोई वेस्ट कोई रद्दी माल बेचा, उसके बेचने से कोई लाभ हुआ, कोई आय हुई है, तो वो आपके क्रेडिट साइड में आएगा। और इनका डिफरेंट निकालेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इस साइड में, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि जितने भी मद होंगे आगे और मद का टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, लागत आएगी। अब ये जो लागत आएगी वो आपके ट्रेडिंग के किस साइड में, टू साइड में अपन इसको लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहां अपने को शो करना है। और कुछ है जैसे कार्टेज
है तो वो भी आपके किस साइड आएगा, कार्टेज है वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में आएगा। कस्टम ड्यूटी है तो वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा। एक्साइज ड्यूटी है डेबिट साइड आएगा। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है वो भी डेबिट साइड आएगा। मोटिव पावर है वो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड। रेंट, फैक्ट्री रेंट है, रिपेयर्स है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, कंज्यूमेबल स्टॉक्स है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको शो करने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बात है वो कौन सी किस साइड दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपन बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आयगत मद कौन सी है, पूंजीगत मद कौन सी है ना, आयगत प्राप्ति कौन सी है, आयगत व्यय कौन सा है, पूंजीगत प्राप्ति कौन सी है, पूंजीगत व्यय कौन सा है ना। वैसे इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कार्टेज है वो कौन से खाते के किस पक्ष में दिखाया जाएगा, तो कार्टेज है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर निर्माणी संस्था है साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये खर्चे हैं वो आपके व्यापारिक संस्था में भी हो सकते हैं, है ना। पेपर में जो प्रश्न होगा उसकी भाषा पढ़नी पड़ेगी। अगर एक निर्माणी संस्था है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा आपका कार्टेज, है ना। लेकिन वही व्यापारिक संस्था है तो वो कौन से में आएगा, व्यापारिक खाते में आएगा। आगे अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन ये अपने को ध्यान में रखना। तो ये सारी की सारी चीज है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको शो करनी होती है। इनका एक दो बार आप रिवीजन कर लें, हो सके तो आप इसके अपने जो नोट्स है वो तैयार कर लें, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो और आप बढ़िया तरीके से घर बैठे तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन में अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा की है। निश्चित रूप से जो निर्माणी खाता है ना, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि निर्माणी खाते में इतना बहुत बड़ा कोई ऐसा जो बात नहीं है कि भाई अलग से कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आगे लगातार चर्चा करते रहेंगे, है ना। फिर भी कोई आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करें, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, रिप्लाई करना। क्योंकि आप कमेंट करोगे तो जरूर हम उसका रिप्लाई देंगे और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लगातार आप जुड़ते रहे, जो जुड़ रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो जुड़ते रहेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप अपने इस परिवार को बढ़ाएं, कॉमर्स परिवार को बढ़ाएं। लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट अपन देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन है इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।